हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से SSC GD का GK एंड GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ सवालों के ABCD वाले जवाब नहीं रटेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे असली विज्ञान और इतिहास को समझेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। जब हम किसी प्रैक्टिस सेट के तथ्यों को एक कहानी की तरह समझते हैं तो वो दिमाग में एकदम छप जाते हैं। हाँ, एकदम सही कहा। तो चलिए हमारे इस प्रैक्टिस सेट के उन शुरुआती सवालों से धागा पकड़ते हैं जो सीधे हमारे आधुनिक भारत की नींव से जुड़े हैं। तीसरे सवाल में 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिक्र था। A.O. ह्यूम ने बंबई में इसकी स्थापना की थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात जो सवाल में थी वो ये कि पहले अधिवेशन में सिर्फ 72 प्रतिनिधि ही शामिल हुए थे। 72 लोग, मतलब ये तो आजकल किसी कॉलेज के छोटे सेमिनार जैसा लग रहा है। क्या सच में ये मुट्ठी भर लोगों का समूह पूरे देश की आवाज था? शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। 1885 में कांग्रेस मुख्य रूप से पढ़े लिखे संभ्रांत, मतलब जो शहरी और संभ्रांत वर्ग था, उसी का एक मंच थी। वे लोग याचिकाओं के जरिए सुधार चाहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन एक इतने बड़े देश की आज़ादी सिर्फ याचिकाओं से तो नहीं मिल सकती थी ना। इसके लिए एक ऐसी चिंगारी चाहिए थी जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाए। और वो चिंगारी सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि इस प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल को देखें तो हजारों किलोमीटर दूर भी सुलग रही थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। बिल्कुल, गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने से शुरू किया था। हाँ, तो एक तरफ बंबई के वो बेहतर लोग जो बातचीत में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को का ये समूह जिसका उद्देश्य एकदम आक्रामक था। उन्होंने गदर नाम की पत्रिका भी निकाली। लेकिन एक बात बताइए, अमेरिका में पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे बहुत ही व्यवहारिक कारण था। भारत के अंदर रहकर अंग्रेजों की खुफिया नजरों से बचकर, मतलब कोई बड़ा और उग्र आंदोलन खड़ा करना उस समय लगभग असंभव था। अच्छा, तो सुरक्षा के लिए? हाँ, बिल्कुल। सैन फ्रांसिस्को में उन्हें वो आज़ादी मिली जहां से वे बेखौफ पत्रिकाएं छाप सकते थे और बाहर बसे भारतीयों को एकजुट कर सकते थे। ये काफी शानदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ नरम दल और दूसरी तरफ गरम दल, और इन्हीं अलग अलग विचारधाराओं के संगम ने आजाद भारत के उस ढांचे को जन्म दिया जो आज हमारे संविधान में दिखता है। सही कहा। हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत जैसी विविधताओं वाले देश में अगर सारी ताकत किसी एक जगह केंद्रित कर दी गई तो देश टूट जाएगा। और इसीलिए हमारे चौथे सवाल में जो बात आती है, केंद्र राज्य संबंध। हाँ, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को बहुत बारीकी से बांटा गया है। मतलब ये संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है कि दिल्ली की सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो। बिल्कुल, ताकि कोई भी एक दूसरे पर हावी न हो सके। लेकिन शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, इस विशाल देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, धार्मिक आजादी, जो हमारे 12वें सवाल का विषय है। हाँ, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। और ये बात ऐतिहासिक रूप से बहुत जरूरी थी। आजादी के आंदोलन में हर धर्म के लोगों ने खून बहाया था, तो सभी धर्मों को समान सम्मान देना ही एकमात्र तरीका था देश को एक रखने का। बिल्कुल। खैर, देश का एक मजबूत ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन आजादी के बाद असली चुनौती थी देश को आर्थिक रूप से खड़ा करना। और यहां मुझे हमारे छठे सवाल की याद आ रही है। 1904 का वो सीमेंट प्लांट। हाँ, मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहां भारत का पहला सीमेंट संयंत्र लगा था। लेकिन इसमें कच्चे माल के तौर पर पहाड़ों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि समुद्र के किनारे से इकट्ठा की गई सीपियों का इस्तेमाल हुआ था। अरे वाह, समुद्री सीपिया, मतलब सुनने में अजीब लगता है लेकिन विज्ञान के नजरिए से एकदम सटीक है। बिल्कुल सटीक है। सीपीओ में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो सीमेंट बनाने के लिए सबसे जरूरी तत्व है। और अगर हम इसे 18वें सवाल के अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र वाला सवाल। हाँ, समुद्री सीपियां प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं और उनसे कारखाने में सीमेंट बनाना
द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक उत्पादन बन जाता है। लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती है। अगर 1904 में ही हमारे यहाँ सीपीओ से सीमेंट बनाने जैसा शानदार इनोवेशन हो रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि 1991 तक आते आते हमारी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। दरअसल आज़ादी के बाद अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए भारत ने विदेशी व्यापार के लिए दरवाजे लगभग बंद कर दिए थे। अच्छा, इसे ही संरक्षणवाद कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और 1991 तक आते आते ये मॉडल फेल हो गया। सरकार के पास विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो गई थी और देश एक गंभीर आर्थिक संकट में था। तो इसी संकट से निकलने के लिए 13वें सवाल वाली नीतियां आई। 1991 का संरचनात्मक समायोजन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG। सही कहा। और इसी के तुरंत बाद 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। भारत को अपने बाजार दुनिया के लिए खोलने पड़े। लेकिन जब अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी होती है तो पैसे का लेन देन संभालने के लिए मजबूत वित्तीय संस्थानों की जरूरत होती है। और यहीं से 16वें सवाल का कंफ्यूजन शुरू होता है, बैंक और NBFC के बीच का अंतर। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक तो बैंक हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन LIC और मुथूट फाइनेंस जैसी संस्थाएं NBFC हैं, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो क्या हम मान लें कि LIC बस एक छोटे स्तर का बैंक है? नहीं, ऐसा सोचना गलत होगा। LIC या मुथूट का पूरा काम करने का तरीका ही अलग है। सबसे बड़ा कानूनी अंतर ये है कि बैंक अपने ग्राहकों को चेकबुक जारी कर सकते हैं, जबकि कोई भी NBFC चेकबुक जारी नहीं कर सकती। चेकबुक क्यों नहीं दे सकती? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि चेकबुक सीधे तौर पर मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट से जुड़ी होती है। मतलब वो पैसा जो आप जब चाहे निकाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और रिजर्व बैंक NBFC को ये अधिकार नहीं देता, क्योंकि उनका मुख्य काम बीमा देना या लंबी अवधि का निवेश करना है, रोजमर्रा के लेन देन संभालना नहीं। काफी बढ़िया स्पष्टीकरण है। खैर, पैसा कैसे काम करता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है? अंततः सब कुछ भूगोल से ही जुड़ा है। 17वें और 8वें सवाल पर आते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बिल्कुल, ये बेसिन 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। और इस इलाके की जान है यहाँ पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की एक दिलचस्प बात है कि नदियां पहाड़ों से काट कर लाती हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। हाँ, एकदम सही। अगर मैं इसे आज के तकनीकी जमाने के हिसाब से समझाना चाहूं तो क्या हम कह सकते हैं कि खादर मिट्टी एकदम नए बॉक्स पैक स्मार्टफोन की तरह है, मतलब ताज़ा और शानदार प्रदर्शन करने वाली, और बांगर उसी स्मार्टफोन का पुराना मॉडल है जिसमें थोड़े बहुत ग्लिच या कंकड़ आ गए हैं। अरे वाह, ये तुलना बड़ी मजेदार है और काफी हद तक सही भी है। खादर वो नई जलोढ़ मिट्टी है जिसे नदियां हर साल बाढ़ के समय लाकर बिछाती हैं। मतलब खेती के लिए बेस्ट। बिल्कुल बेस्ट इन क्लास। और बांगर पुरानी मिट्टी है जो समय के साथ कंकड़ पत्थर जमा होने से कम उपजाऊ हो जाती है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों का सिस्टम इससे एकदम अलग है। हमारे 5वें सवाल में तापी नदी का जिक्र है। कई लोगों को लगता है कि राजस्थान से होकर गुजरती है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। तापी नदी का बेसिन राजस्थान को छूता तक नहीं है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए सीधे अरब सागर में गिरती है। और दक्षिण की नदियां गंगा की तरह उपजाऊ मैदान भी तो नहीं बनाती? हाँ, क्योंकि वे मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर हैं और कठोर चट्टानी रास्तों से गुजरती हैं, तो उनके पास बिछाने के लिए उतनी नई जलोढ़ मिट्टी नहीं होती। वैसे भूगोल सिर्फ नदियों की कहानी नहीं है, घाटियों की भी कहानी है। जैसे 7वें सवाल में आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी के बारे में पूछा गया था, विशाखापट्टनम के पास। हाँ, वो अपनी बोरा गुफाओं और बेहतरीन कॉफी बागानों के लिए मशहूर है। लेकिन अचानक से वहां इतनी अच्छी कॉफी कैसे पैदा होने लगी? इसके पीछे पूरा भौगोलिक विज्ञान है। कॉफी के लिए खास ऊंचाई, अच्छी बारिश और ढालान वाली जमीन चाहिए जहां पानी रुके नहीं। अराकू घाटी यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करती है। और यही बात हैरान करती है कि कैसे भूगोल हमारी संस्कृति को भी आकार देता है। जैसे 10वें सवाल में राजस्थान के पुष्कर मेले का जिक्र है। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के समय लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला। बिल्कुल, चारों तरफ रेगिस्तान, बीच में पुष्कर झील और हजारों ऊंट। ये उस सूखे भूगोल के साथ इंसान के तालमेल का जश्न है।
और इसके ठीक उलट 11वें सवाल को देखिए। केरल का ओणम त्योहार। हाँ, वहां अगस्त-सितंबर में पुन्नम दस झील में सर्प नौका दौड़ होती है, जिसे वल्लम कली कहते हैं। एक तरफ रेगिस्तान में ऊंटों का मेला और दूसरी तरफ केरल के बैकवाटर्स में नेहरू ट्रॉफी के लिए नावों की रेस। ये काफी खूबसूरत नजरिया है। लेकिन आज के दौर में औद्योगिकरण के कारण ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ भी रहा है। सही बात है। और इसी टकराव को रोकने के लिए 9वें सवाल में एक महत्वपूर्ण कदम का जिक्र है। 2025 में देहरादून में भारतीय वन्यजीव संरक्षण सम्मेलन होने जा रहा है। हाँ, इसका संचालन भारतीय वन्यजीव संस्थान करेगा। इसका मुख्य फोकस लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाना है। विकास जरूरी है, लेकिन अगर हमारे जंगल ही नहीं बचे तो वो विकास किस काम का? बिल्कुल। वैसे भारत सिर्फ अपनी विरासत ही नहीं सहेज रहा, बल्कि 15वें सवाल के अनुसार आधुनिक खेल जगत में भी कीर्तिमान बना रहा है। भारत ने जापान में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। अन्नू और नीलम के वो 2 गोल भारतीय महिलाओं के वैश्विक दबदबे का प्रतीक है। और वैश्विक पहुंच की बात करें तो 19वें सवाल में हमारे बुनियादी ढांचे का भी जिक्र है। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी हम अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान छू रहे हैं। सही कहा। जड़ों से आसमान तक के इस सफर में अब उस चीज की बात करते हैं जो अदृश्य रहकर भी सब कुछ चला रही है, विज्ञान। मुझे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा विज्ञान बड़ा रोमांचित करता है। दूसरे सवाल में प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स का सिद्धांत है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। हाँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। मतलब जब हम पानी में सीधी छड़ डालते हैं तो वो मुड़ी भी दिखती है, या रात को तारे टिमटिमाते हैं। ये होता क्यों है? ये प्रकाश की गति के कारण होता है। जब हवा जैसे हल्के माध्यम से पानी जैसे भारी माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। इसी वजह से किरण थोड़ी मुड़ जाती है। अच्छा, तो छड़ असल में नहीं मुड़ती, ये सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है। खैर, भौतिक दुनिया का ये भ्रम तो ठीक है, लेकिन 14वें सवाल में शरीर के अंदर का जो विज्ञान है वो कोई भ्रम नहीं है। रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग। हाँ, ये जीवन बचाने वाला तंत्र है। जब हमारी उंगली कटती है तो खून बहता है, लेकिन फिर शरीर खुद ही उसे रोक देता है। शरीर को कैसे पता चलता है कि वहां कोई लीक हो गया है? ये रिपेयरिंग सिस्टम बहुत स्मार्ट है। जैसे ही चोट लगती है, शरीर का अलार्म बज जाता है। और इस बचाव अभियान का मुख्य कमांडर होता है विटामिन के। विटामिन के? वो कैसे काम करता है? जैसे ही कट लगता है, विटामिन के हमारे लिवर के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनाता है। तो क्या ये प्रोथ्रोम्बिन ही जाकर खून रोक देता है? सीधे तौर पर नहीं। प्रोथ्रोम्बिन एक रासायनिक श्रृंखला शुरू करता है जिससे फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन? हाँ, ये असल में धागों जैसा एक जाला या नेटवर्क होता है। ये जाला चोट वाली जगह पर बिछ जाता है और बहती हुई रक्त कोशिकाओं को फंसा लेता है। इसी से थक्का बनता है। अरे वाह, ये तो एकदम वैसे ही है जैसे किसी टूटे हुए पाइप में जाली लगाकर कचरे को फंसाकर पानी रोक दिया जाए। कमाल की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। और इसीलिए जिनका लिवर खराब होता है या जिनमें विटामिन के की कमी होती है, उनका खून आसानी से नहीं रुकता। हर जैविक प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। तो अगर आपको ये जीके क्विज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।